नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है गंगा तट पर। बस कर संध्या, कब तक पैर दबाती रहेगी। बुढ़ापे का दर्द है, मेरे साथ ही जाएगा। गहरी सांस लेते हुए दादी माँ करवट लेते हुए उठ बैठी तो संध्या ने भी तुरंत उठकर उनकी पीठ के पीछे तकिया लगा दिया और भागवत गीता उठाने लगी। वो जानती थी कि दादी लेटे लेटे रामायण और गीता सुनना पसंद नहीं करती, लाख दर्द के बावजूद इसी तरह उठकर बैठ जाती है। पर दादी ने हाथ से भागवत लेते हुए कहा, आज नहीं सुनना है मुझे कुछ, बैठ मेरे पास, आज तो तुझसे कुछ कहना है बेटी। हाँ हाँ बोलिए ना दादी, क्या बात है। संध्या पलंग के बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गई। ये संदूक देख रही है ना। आंखें मूंदकर एक दीर्घ सांस लेते हुए दादी बोली, मेरी मृत्यु के बाद जिस रोज़ मेरा अस्थि विसर्जन हो, तब उस अस्थि कलश के साथ इस संदूक को भी गंगा में विसर्जित करवा देना बिटिया। बड़े दिनों से यह बात दिल में दबाकर रखी थी, पर अब दिल भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। कौन जाने कितनी सांस शेष है। पता नहीं कब गहरी नींद लग जाए, ऐसा ना हो कि दिल की बात बताने का मौका ही न मिल पाए। यही सोचकर आज तुमसे कह दिया, देखो तो मन कितना हल्का हो गया। पोपले मुंह से हंसते हुए दादी ने संध्या की हथेली खींचकर अपने सीने पर रख ली तो संध्या भी मुस्कुरा दी, पर साथ ही दादी के अनपेक्षित बातों से विस्मित भी थी वह। ऐसा क्यों कहती हो दादी, अभी तो आपको और भी लंबी जिंदगी जीनी है। कहते हुए संध्या ने संदूक पर नज़र डाली, जिस पर जंग लगा बड़ा सा ताला लटक रहा था। इस पर तो ताला लटक रहा है दादी, चाबी कहाँ है इसकी। चाबी क्या करना है, ताले को यूं ही लटके रहने दो, किसी के काम का कुछ नहीं मिलेगा इसमें। वैसे भी चाबी गुम हो गई है, मैंने ही गुमा दी। दादी मुस्कुरा दी। क्या गुमा दी मतलब? संध्या ने अचरज से पूछा तो दादी कुछ संजीदा होते हुए बोली, मतलब मैंने जानबूझकर उस चाबी को गहरे दरिया में फेंक दिया ताकि ये ताला कभी न खुले। संध्या, वो जो तुम अपने कमरे में बजाती हो ना, नए ज़माने की रेडियो, वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें कैसेट डालकर चलाती हो। एक ही गीत अच्छा लगने पर बार बार बटन दबाकर दोबारा वही गीत सुनती हो। टेप दादी माँ, टेप रिकॉर्डर। संध्या को हंसी आ गई। हाँ हाँ वही टेप। इंसान की ज़िंदगी वैसे ही नहीं होती। जो पल हम एक बार जी लेते हैं उन्हें किसी बटन से दोबारा नहीं जिया जा सकता। जो दिन बीत गए सो बीत गए, बस इसलिए गुमा दी मैंने चाबी। दादी की ये दार्शनिक बातें संध्या की समझ से परे थी। संध्या को बार बार घड़ी पर नज़र डालते देख दादी तार कर गई कि संतोष से ऑफिस से लौटने का वक्त हो रहा है। संतोष रोज ऑफिस से लौटते वक्त संध्या के लिए मोगरे की वेनी लाता था। यदि संध्या ने बाल सवारे ना हो तो उसका मूड खराब हो जाता था। दादी की अनुभवी आंखें सब देख समझ जाती थी। तभी तो बोली, अब उठो, बैठी क्यों हो, 6 बजने को है, संतोष आने ही वाला होगा, बाल बाल सवार लो। अब हमारे दिन तो है नहीं वेनी लगाने के। ओ दादी माँ, आप भी। संध्या शर्मा गई तो दादी ने फिर अपना पोपला मुंह खोल दिया और हो कर हंसने लगी। बहू ओ बहू, लगभग झकझोरते हुए माँ जी ने संध्या को हिलाया, जो बड़ी देर से आंखें मूंदे दीवार पर सिर टिकाए अचेतन सी कोने में बैठी थी। चलो उठो, चलकर अंदर के कमरे में बैठ जाओ, तुम्हारे बाबूजी और बाकी लोग लौट आए हैं। माँ जी की आवाज़ से जैसे संध्या की चेतना जागी। उसने देखा कि घर के सारे पुरुष, बाबूजी, संतोष और तीनों जेठ जी दादी की अंत्योष्टि कर लौट आए हैं। आंगन में अब भी पास पड़ोसियों व नाते रिश्तेदारों की भीड़ थी। संध्या भीतरी कमरे में आकर अन्य स्त्रियों के पास बैठ गई। दादी ने उम्र की लंबी पारी जी लेने के पश्चात प्राण त्यागे थे, इसलिए रोना पीटना व मातम पुरसी का माहौल अपेक्षाकृत कम ही था। विधि विधान से सारे कार्य शांति से निपटाए जा रहे थे। सहानुभूति प्रकट करने आई अधिकांश महिलाएं दादी माँ के गुणगान में व्यस्त थी। साथ ही इस बात को लेकर जिज्ञासा भी हो रही थी कि जाते जाते किसको क्या दे गई है दादी माँ। पर माँ जी ने बड़ी समझदारी से बातों को एक अलग मोड़ देकर उनकी बातों को पूर्ण विराम लगा दिया था। अम्मा के आशीर्वाद से ही अब तक परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहा है। मैं तो उनकी एकलौती बहू रही हूँ,
पर अम्मा ने मेरे साथ साथ मेरी चारों बहुओं का भी इतना स्नेह लुटाया है कि किसी को कभी मायके की कमी नहीं खलने दी। उनके आशीर्वाद से यहाँ प्रेम भाव परिवार में कायम रहे, बस और हमें क्या चाहिए। सबसे छोटी होने के नाते संध्या पर विशेष स्नेह था माँ जी का। तभी तो उन्होंने अपने मन की बात संध्या को बताई थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि वो जल्द ही सबसे दूर जाने वाली है और कल अचानक ही नींद में दादी माँ को हार्ट अटैक आ गया था। रात की दवा देने माँ जी जब उनके कमरे में गई तो देखा दादी माँ चिर निद्रा में लीन हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि लगभग आधे घंटे पूर्व ही उन्होंने अंतिम सांसें ली है। जब वह इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब एक रोज़ सफाई करते करते उन्होंने दादी माँ की संदूक को स्टूल पर से उतारकर ज़मीन पर रख दिया था। तो कैसे बरस पड़ी थी वह। किसने कहा था इसे ज़मीन पर रखने के लिए। चल उठा जल्दी और रख ऊपर, कहते हुए सहारा देकर संदूक तुरंत पुनः स्टूल पर रखवा दिया था और दोबारा इसे हाथ न लगाने की सख्त हिदायतें दे डाली थी। माँ जी पुराने ज़माने की बहू थी, इसलिए दादी माँ के व्यवहार को सास का रौब समझकर सह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में यह जानने की उत्कट अभिलाषा अंकुरित हो चुकी थी कि आखिर इस संदूक में है क्या। सोचती थी होगी अम्मा के ज़माने की कीमती साड़ियाँ और कुछ गहने, क्या करेंगी इनका। न देती है न खुद पहनती है, आखिर एक दिन तो मुझे ही मिलेगा यह सब। यही सोचकर उन्होंने दोबारा उस संदूक पर गौर नहीं किया। परंतु वक्त के साथ जब माँ जी की भी चारों बहुएँ आ गई तब कई बार उनके अंतर्मन में यह ख्याल उठता रहा कि चलो अपनी बहू को न सही पर पोतों की शादी में तो दादी माँ अपनी संदूक से कोई उपहार निकालकर चारों बहुओं को जरूर देंगी। पर संदूक कभी नहीं खुला, न उनके लिए न उनकी बहुओं के लिए। और आज संध्या के मुंह से दादी माँ की अंतिम इच्छा जानकर तो जैसे माँ जी सकते में आ गई थी। मन में झल्लाहट भी थी कि आखिर यह कैसी इच्छा हुई। माँ जी ने बाबूजी को बताया तो वह भी असमंजस पे पड़ गए थे। उस संदूक से अम्मा को विशेष लगाव है, यह तो वे बचपन से जानते थे, पर मरणोपरांत भी वे अपने वस्तुओं को बांटना नहीं चाहती। यह बात उनकी भी समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें याद आया कि बचपन में कई बार वे जिद किया करते थे कि माँ खोलो न इसे, क्या रखा है इसमें बताओ ना, लेकिन उनके बाल हट पर भी वे कभी नहीं पसीजी थी, बल्कि जोर की फटकार लगा देती थी। तेरे पिताजी ने कभी नहीं खुलवाया मेरा संदूक और तुझे बड़ी जिद आ रही है, चल भाग अपना काम कर। दादी माँ की इस अनूठी इच्छा के बारे में जानकर घर के सभी लोग अचरज में थे। ऐसी अंतिम इच्छा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। संध्या के सबसे बड़े जेठ सतीश बोले, भाई औरतों का कपड़ों गहनों का मोह तो होता है, पर दादी ने तो हद ही कर दी। इस बार दूसरे नंबर के सुरेश कह उठे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि दादी माँ की इच्छा पर हाँ अपनी बहुओं के दिल की तो जान लीजिए पिताजी, बेचारी बरसों से आस लगाए बैठी है इस संदूक से, कहकर जोर से ठहाका लगाया उन्होंने। सुरेश की बात पर माँ जी और तिलमिला गई। उन्हें लगा जैसे सुरेश ने उनके किसी गहरे जख्म को छू लिया हो। यह भी कोई मजाक का वक्त है सुरेश, तुम्हें तो हर बात में हंसी ठिठोली सूझती है। वो तो ठीक है माँ, पर कुछ न कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। तीसरे बेटे सोमेश ने समझाया, मेरे विचार से कोरी भावुकता से काम नहीं चलेगा। वी शुड बी प्रैक्टिकल। गंगा में प्रवाहित करने से पूर्व हमें संदूक का ताला तोड़कर एक बार देखना चाहिए कि इसमें है क्या। होगा क्या बेटा, अम्मा के ज़माने की 2-4 साड़ियाँ होंगी, बचपन से देखा है मैंने उन्हें। गहने तो उन्होंने अपनी पहने ओढ़ने की उम्र में भी नहीं पहने, तो जोड़ कर क्या रखेंगी। हाँ, आम औरतों की तरह घर खर्च से बचाकर रखे 2-4 हज़ार रुपये हो सकते हैं, और क्या होगा। बाबूजी बुझे स्वर में बोले। अम्मा का यूं जाते जाते संदूक को लेकर अजीबोगरीब निर्णय सुना जाना उन्हें भी मन ही मन झल्लाहट से भर रहा था। संतोष अब तक चुप्पी साधे एक और खड़ा था। उसे लग रहा था कि ये सारा बखेरा संध्या की वजह से खड़ा हो गया है। संतोष के चेहरे के भाव पटकर ही संध्या बिना किसी गलती के अपराध बोध में घिरी खड़ी थी। सतीश, सुरेश और सोमेश तीनों ही संदूक खुलवाने पर एक मत थे, जैसी सबकी इच्छा, कहते हुए माँ जी भी अपने चेहरे पर आ रहे उतावलेपन के भाव को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी।
आखिर बरसों से उनके मन में भी संदूक में झांकने की अभिलाषा दबी पड़ी थी। जिज्ञासा तो संतोष के मन में भी फन उठा रही थी। उसे याद आया कि पिछली दिवाली पर रंग रोगन के वक्त उसने दादी से कहा था, लाइए दादी, आपकी बाबा आदम के ज़माने की संदूक खाली करके दीजिए, मैं पेंट कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं हो जाएगी। इस पर दादी बोली थी, खाली नहीं करूँगी, करना है तो ऊपर से ही पेंट कर दे। और संतोष ने बंद ताले वाली संदूक बाहर से ही पोड़ डाली थी। ऐसा क्या रखा है दादी इसमें जिसकी उन्हें भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? यह जानने की उत्सुकता संतोष को भी थी। घर की बहुएं भी मन ही मन प्रफुल्लित थी, पर अपनी अपनी उत्कंठाओं और अंतर्मन से दबा छिपा कर सामान्य बनी रही खड़ी थी। सभी जानती थी कि संदूक में जो भी होगा उस पर इकलौती बहू होने के नाते सबसे पहले उनकी सासू माँ का अधिकार होगा, फिर जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। फिर भी एक एक साड़ी तो ताला 2 तोला सोना तो शायद हर एक के हिस्से में पड़ना ही चाहिए। मन ही मन अटकलें जोर मार रही थी। किसी के काम का कुछ नहीं मिलेगा इसमें। दादी माँ के शब्द बार बार संध्या के कानों में गूंज रहे थे। दादी माँ ने बिना ताला खोले ही संदूक को प्रवाहित करने के लिए कहा था। मुझसे कहकर कितनी निश्चिंत हो गई थी वह, कितना विश्वास था उन्हें मुझ पर। उनकी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। बाबूजी, दादी माँ ने ताला खोलने के लिए मना किया था। अचानक संध्या बोल उठी। संध्या संतोष के स्वर की तीव्रता कर रही थी कि वह पहले ही बखेरा खड़ा कर चुकी हो। अब चुप रहो। संध्या सहमी सी एक और खिसक गई। आखिर घर में सबसे छोटी जो थी, कहती भी क्या। ताला पुराना था पर मजबूत था। 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद अंततः ताला टूट गया। बाबूजी संदूक को ज़मीन पर रखकर पालथी मारकर बैठ गए। बगल में माजी भी बैठ गई। बेटे बहुए आस पास घेरा बनाए खड़े थे। सर्वप्रथम बाबूजी ने ही संदूक खोला। पर ये क्या? सब अचंभित थे। न साड़ियाँ, न गहने, न रुपए की पोटली, एक गुलेल व साथ में कपड़े की थैली में रखे ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर। संदूक में छिपी गुलाबी पॉलीथीन में कुछ कागजात होंगे। जरूर बंटवारे को लेकर असमंजस में रही होंगी अम्मा। तभी तो अब के बाबूजी का विचार चक्र तेजी से घूमा। फुर्ती से उन्होंने पॉलीथीन पलटकर कागजात निकाले। परंतु ये क्या? ढेरों नन्ही नन्ही छोटी छोटी पर्चियाँ। सबका कौतूहल चरम पर पहुंच चुका था। सतीश, सुरेश, सुमेश, संतोष सभी आसपास पालती लगा कर चुके थे। जिससे जो पर्चा हाथ में आया उठा लिया पढ़ने के लिए, लेकिन अगले ही क्षण सब स्तंभ हो गए। ये पर्चे कुछ और नहीं बल्कि प्रेम पत्र थे जो किसी अल्हड़ आशिक नंद किशोर ने अपनी कमो उर्फ कामनी यानी दादी माँ के नाम लिखे थे। प्रेम रस में आखंड डूबे छोटे छोटे अफसाने जो अधूरे छूट गए थे। किसी में प्यारी कम्मों से सुबह सुबह आंगन में दर्शन न देने की शिकायत, तो किसी में कम्मों से केवल एक मुलाकात की मनुहार, किसी में वर्णित थी रातों की दूरियां, तो किसी में साथ न दे पाने की मजबूरियां। पत्रों से जाहिर था कि नंद किशोर से दादी माँ का रूबरू मुलाकात कभी नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक पत्र में नंद किशोर ने लिखा था, प्यारी कम्मों, तुमसे रूबरू बात करने की अभिलाषा लगता है अधूरी रहेगी इस जन्म में। कृष्णा ने बताया कि अगले महादेव उठनी 11 के अगले दिन ब्याह है तुम्हारा। तुम हमेशा के लिए वो आंगन सुना कर जाओगी जहाँ झांकने के लिए मैं न जाने कितनी बार इस छज्जे पर चढ़ता हूँ, पर अब शायद न चढ़ सकूँगा। मैं जानता हूँ कम्मों कि तुम भी दुखी हो, पर जब तक हाई स्कूल न पास कर लूँ तब तक मेरे ब्याह की बात अब्बा सोचेंगे भी नहीं। इसके लिए तो अभी पूरा 1 साल बाकी है। हमारे भाग्य में शायद इतना ही साथ लिखा था। मैंने कृष्णा से कहा था कि बस केवल एक बार वो तुम्हें गंगा तट पर ले आए तो गंगा मैया को साक्षी मारकर हम कसम खा लेंगे कि अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। पर तुम तैयार ही नहीं हुई कृष्णा के साथ आने को, शायद घर वाले के डर से। खैर, मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इसी गंगा तट पर। तुम्हारे ब्याह पर क्या तोहफा दूँ कम्मो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे। इस गुलेल की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे मेरी याद के तौर पर रख लो। समझ लो यही मेरा तोहफा है। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा नंदू। बाबूजी तो जैसे अवाक रह गए थे यह सब देखकर। जीवन के हर उतार चढ़ाव पर अम्मा ने
पिताजी का साथ दिया था, उन्हें परमेश्वर की तरह पूजा था। अपने कर्तव्यों को निभाने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी थी अम्मा ने। जीवन भर जिस अम्मा को घर गृहस्थी, पति, बच्चे, परिवार सबके लिए तिल तिल पीसते देखा, आज उसी अम्मा का दूसरा अप्रगट रूप बाबूजी के सामने था। स्त्री की आसक्ति केवल साड़ियों व गहनों में ही होती है। सबका यह भ्रम टूट चुका था। प्रेम की भावना को कितनी शिद्दत के साथ स्त्री दिल में सहेजती है, इसका साक्षात उदाहरण आज सबके समक्ष था। अम्मा का ब्याह 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। तब से अब तक पूरे 75 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रेम को सहेज कर रखा। निश्चय ही यह संदूक जमीन पर रखने के लिए नहीं था, न ही किसी के साथ बांटा जा सकता था। यह बंद संदूक बता रहा था कि अम्मा ने अपने प्रेम को घर गृहस्थी के कर्तव्यों पर कभी हावी नहीं होने दिया, परंतु प्रेम पर भी कभी कर्तव्यों की आंच नहीं आने दी थी उन्होंने। तभी तो उन यादों को एक भक्ति भाव की तरह सहेज कर रखा था इस संदूक में। बाबूजी की आंखों में अश्रुकण उभर आए। एक एक कर सारे प्रेम पत्र उन्होंने पुनः सहेज कर संदूक में रख दिए। नंदू की गुलेल व ढेरों छोटे मोटे पत्थर अपनी कहानी बयां कर रहे थे। घर का हर सदस्य संदूक के इस अनपेक्षित सत्य को देखकर संजीदा हो उठा। संध्या को आज दादी माँ का दार्शनिक कथ्य कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि वह क्यों इस ताले की चाबी उन्होंने दरिया में फेंक दी थी। इस जीवन में उन क्षणों को दोबारा नहीं जी सकती थी दादी माँ, पर अगले जन्म में गंगा तट पर उनकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो। मन ही मन संध्या ईश्वर को मना रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।